Hello, dear friends and students. Welcome to Wow Education. Dear all, life is precious, so is your job and career also. A good start will always lead you to a good goal. So, keeping this in mind, here I have brought you the MCQ practice series based on NCRT books. You may or may not aware that maximum questions are framed from NCRT class 6 to 12 books. So, I am wishing you all the best for your all upcoming examination. Today we will start practice set for class 8 geography NCERT. Lesson 1 resources. What is meant by utility? First question is utility is what makes an object or substance a resource. जब तक वो ऑब्जेक्ट में कोई उसका यूज नहीं है तो वो सब्सटेंस किसी काम का नहीं है. सपोज करो जैसे पत्थर होता है, पत्थर का जब तक कोई यूज नहीं हो रहा है तो वो एक अनयूज्ड आइटम है. जैसे ही पत्थर का मकानों के लिए या फिर जो है डेकोरेशन के लिए लोग खरीदना उसको शुरू करते हैं, लोग उसका यूज़ करना शुरू करते हैं, तो एक पत्थर भी एक यूटिलिटी बन जाता है, काम की वस्तु बन जाता है. वट इज़ मेंट बाय वैल्यू. वैल्यू सबको पता हो जाए. वैल्यू का मतलब वर्थ, किसी की कीमत लगाना, दैट इज़ वैल्यू. वट इज़ मेंट बाय पेटेंट. पेटेंट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन. सपोज करो मेरा कोई आइडिया था या फिर मैंने कुछ नया इन्वेंशन किया है ना, तो मेरे आइडियाज़ को, मेरे इन्वेंशन को कोई कॉपी ना कर ले, तो मैं क्या करती हूँ, अपने जो इन्वेंशन और आइडियाज़ को पेटेंट कर लेती हूँ. गवर्नमेंट के कुछ ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जाके उनको पेटेंट कर लूँगी, सो दैट जो है मेरा लोगो या फिर मेरी कंपनी का डिज़ाइन या मेरे कंपनी के प्रोडक्ट, उनका जो भी बनाने का तरीका है, कोई और उनको कॉपी ना कर ले. और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उनके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है. तो इसी चीज़ को हम पेटेंट बोलते हैं. What is meant by technology? Technology, it is the application of latest knowledge and skill in doing things. जब हम काम करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उसको हम लेटेस्ट चीज़ों का यूज़ करते हैं तो उसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं. जैसे अगर हमको किसी अपने फ्रेंड से बात करनी है तो हम उसको लेटर भी लिख सकते हैं, बट लेटर लिखने की बजाय अगर हम उनसे गूगल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी भी मीडियम के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू बात करते हैं तो उस समय हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. वट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमको नेचर ने दिए हैं. उनमें लैंड, वाटर, एयर आते हैं. इसके अलावा और भी बहुत कुछ आते हैं, आप उनको थोड़ा सोचिए. उसके बाद है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो हम लोगों ने बनाए हैं. हमने लैंड के ऊपर हॉस्पिटल बना लिया है, रोड्स बना लिए, पार्क्स बना लिए, बिल्डिंग्स बना लिए. ये सारे ह्यूमन मेड एनवायरमेंट रिसोर्सेज हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज, हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है ना. हम लोग भी तो काम के होते हैं. अगर ह्यूमन नहीं होते तो हमारी जो वर्ल्ड होती है वो उसको इतना यूज़फुल कोई कैसे बना पाता. तो ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है. रिसोर्स का मतलब होता है काम की चीज़. तो ह्यूमन, उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी, दे ऑल आर ऑल्सो रिसोर्स. what are two types of natural resources? Two types of natural resources. फर्स्ट है renewable resources, रिन्यू करना. रिन्यू का अपोजिट नॉन रिन्यू हो जाएगा, है ना. तो रेन्यूएबल, रेन्यूएबल का मतलब जिसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं. जैसे वाटर को हमने यूज़ किया, अगले बार बारिश हुई मानसून के सीजन में, फिर से ग्लेशियर्स बन गए, ग्लेशियर्स पिघले, उनसे रिवर्स बनी, रिवर्स से हमको वाटर मिला. सिमिलरली विंड चलती रहती है. हमने विंड को ब्रीद इन किया, उसके बाद भी विंड ख़त्म नहीं होती है, फिर दोबारा से विंड जो है जनरेट हो जाती है. फॉरेस्ट को काटते रहो, फिर से नए पेड़ लगाते रहो, फिर से काटते रहो, फिर से लगाते रहो, तो फॉरेस्ट भी रीजनरेट हो जाता है. तो जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज रिन्यू होती रहती हैं, दे आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल का मतलब एक बार अगर हम उनको यूज़ कर दिया तो वो दोबारा नहीं बनती हैं, और अगर बनती भी हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मीन्स मैनी मिलियंस ऑफ ईयर्स. तो कोल है, कोल अगर एक बार ख़त्म हो गया तो उसके बाद दोबारा आपको कोल नहीं मिलेगा, या फिर उसके लिए फिर आपको 1 मिलियन ईयर का वेट करना पड़ेगा. उसके बाद ही आज के जो डेड फॉसिल्स हैं वो फॉसिल्स बनेंगे, तब जाके कोल का प्रोडक्शन होगा. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं. तो इनको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको फिर चूल्हा जलाना पड़ेगा, बैलगाड़ी में घूमना पड़ेगा. व्हाट इज़ एक्चुअल रिसोर्स? दीज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन. ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमको पता होती है. जैसे अगर हमको पता है कि बिहार, झारखंड या उड़ीसा में कितना आयरन और बचा हुआ है हमारे पास, या कितना वहाँ पर कॉपर अभी और बचा है जिसको हम माइन करके निकाल सकते हैं, तो उसको हम एक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज? दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ज़मीन के अंदर कहीं कहीं ऐसी जगह होती हैं जो बहुत ज़्यादा दुर्गम होती हैं, वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू
रीच। तो ऐसी जगह पर भी बहुत सारे रिसोर्सेज दबे हुए हैं ज़मीन के अंदर, बट हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ही नहीं जिससे हमको पता चल सके कि ज़मीन के अंदर कहाँ पर और कौन सा रिसोर्स और कितना रिसोर्स है। तो ऐसे रिसोर्सेज को वी कॉल इट पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज बायोटिक रिसोर्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। बायो का मतलब लाइफ होता है, तो जिनमें भी प्राण होते हैं वो जो नेचर के द्वारा मिले होते हैं तो उनको हम बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। वी आर ऑल्सो बायोटिक रिसोर्स। व्हाट इज अ बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक का अपोजिट अ बायोटिक रिसोर्स, जो नेचर से हमको मिले हैं बट दे डोंट हैव द लाइफ इन देम, लाइक सॉयल, रॉक एंड मिनरल्स, दे आर अ बायोटिक रिसोर्स। व्हाट इज यूबिक्यूटस रिसोर्स। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर। ऐसे रिसोर्स जो वर्ल्ड में ऑल ओवर मिलते हैं। ऐसे नहीं कि केवल अमेरिका में आपको एयर मिलेगा, इंडिया के अंदर एयर नहीं मिलेगा, बट जैसे कॉपर गोल्ड होते हैं इंडिया के या फिर वर्ल्ड के कुछ पोर्शन में मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते हैं। बट यूबिक्यूटस रिसोर्सेज आर सच रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर। व्हाट आर लोकलाइज रिसोर्सेज। लोकल से वर्ड पता चल रहा है, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को वी कॉल लोकल रिसोर्स। जैसे कॉपर है, कॉपर हर जगह नहीं मिलता है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो राजस्थान में कॉपर मिलता है। आयरन और आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मिलेगा। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बचा के रखना, है ना। तो जब हम रिसोर्सेज को भी बचा के रखते हैं तो दैट विल बी नोन एज रिसोर्स कंजर्वेशन। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। हमने जो है फॉरेस्ट रिसोर्स को काटा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर फिर से फॉरेस्ट को काटा, हम उसको रिन्यू होने का टाइम नहीं दे रहे हैं ना। जो नीचे से प्लांट और सैपलिंग्स आ रहे हैं उनको भी थोड़ा बड़ा होते ही काट दे रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा जो है फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, वहाँ पर पूरे फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, बिकॉज हमने जो है सावधानी पूर्वक रिसोर्सेज का यूज़ नहीं किया। हम इस साल फॉरेस्ट काटते हैं और जितनी ज़रूरत है उतना काटें, उसके बाद जो है 5-6 साल तक वहाँ पे अफॉरेस्टेशन भी करें, मतलब वहाँ पर पेड़ भी लगाएं और उन पेड़ों को बड़ा होने का भी टाइम दें। तो सच टाइप ऑफ यूसेज विल बी नोन एज रिसोर्स कंजर्वेशन। ये केवल फॉरेस्ट पे लागू नहीं होती, इनफैक्ट सभी रिसोर्सेज पे लागू होती है। हम पानी को भी यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको वेस्ट भी करते हैं, बट पानी को भी ज़मीन के अंदर सोख होने के लिए हमको पर्याप्त समय देना पड़ेगा। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। ऐसे यूज़ करें रिसोर्सेज को कि सो दैट जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज हम बचा के रखें, तो दैट विल बी नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेसन 2 लैंड, वाटर, सॉयल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन हैज ऑक्यूपाइड द लिविंग स्पेस ऑफ अर्थ। अर्थ आपको अगर लगा लो हम 70% वाटर है और 30% हमारे पास लैंड मासेस हैं, तो 30% को अगर हम 100% मान लें तो कितने परसेंट पे जो है पॉपुलेशन निवास करती है। तो 90% पॉपुलेशन लिव्स ओनली ऑन 30% ऑफ लैंड। तो अर्थ के ऊपर जितना टोटल लैंड है उसके केवल 30% पे ही लोग वास करते हैं। इसका मतलब 70% अभी भी अनयूज्ड है। इतना बड़ा जो एरिया है हमारे अर्थ का, हमारे लैंड का, वो बिल्कुल मतलब लोगों से इनहैबिटेड नहीं है, वहाँ पर लोग नहीं रह रहे। एक तो बहुत बड़ा जो एरिया है हमारा आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, जो अंटार्कटिक पूरा का पूरा जो हमारा ये है लैंड मास है, वो भी जो है लोगों के हैबिटेशन से दूर है, वहाँ पर भी लोग नहीं रहते। उसके बाद जो है सारा डेजर्ट जो बहुत बड़ा एरिया है, इंडिया का ऑलमोस्ट 3rd साइज 3 गुना साइज़ है, तो वहाँ पर भी कोई नहीं रहते। ऐसे ही बहुत सारे दुर्गम स्थान हैं जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। तो सोचो केवल 30% एरिया जो है वो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों के रहने के लिए फैसिलिटीज़ हैं। लैंड यूज पैटर्न इन सिलेक्टेड कंट्रीज। ये देखिए ये चार्ट है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन गो थ्रू दिस चार्ट। ऑस्ट्रेलिया में जो क्रॉप लैंड है वो 6% है उनका। पेस्चर लैंड, पेस्चर लैंड का मतलब होता है ऐसे लैंड जहाँ पर जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स को चरने के लिए प्रॉपर इनफ जो स्पेस होता है। फॉरेस्ट लैंड उनका 14% है। उसके बाद ब्राज़ील में क्रॉप लैंड बहुत कम है, दैट इज़ 9%। और फॉरेस्ट लैंड अगर हम देखेंगे तो 66 सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड ब्राज़ील में है। उससे ज़्यादा रशिया में नहीं, जापान में जो है 67% फॉरेस्ट लैंड है। बट जापान अपने आप में इतनी छोटी कंट्री है कि उसका 67% भी बहुत छोटा जो है एरिया कवर कर रहा होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दुनिया के जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हमको मिलते हैं वो हमको ब्राज़ील के अंदर ही मिलेंगे। उसके बाद चाइना में क्रॉप लैंड बहुत कम है। चाइना कंट्री बड़ी है बट क्रॉप लैंड देखो उनके पास केवल 10% है। और पेस्चर लैंड 34% है, फॉरेस्ट लैंड 14% है। देन विल टॉक अबाउट फ्रांस। फ्रांस भी एक छोटी
सी कंट्री है, बट क्रॉपलैंड उनके पास भी इनफ है, 35% है, और फॉरेस्ट लैंड भी 27% है। लेट अस टॉक अबाउट इंडिया नाउ। इंडिया का जो क्रॉपलैंड है, एज वी से, हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन का 70% लोग हैं, दे स्टिल लिव इन विलेज एंड दे आर इंगेज इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। सो इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो क्रॉपलैंड है वो इंडिया के पास है। इसके बावजूद भी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम होता है। उसका रीज़न ये है कि हम लोग अभी भी जो है बहुत ही प्रिमिटिव तरीके जो होते हैं एग्रीकल्चर करने के, वो यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद पेस्चर लैंड हमारे पास बहुत कम है, खाली पड़ी हुई ज़मीन बहुत कम है। फॉरेस्ट लैंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर अपनी कंट्री के हिसाब से देखेंगे तो दैट इज़ इनफ, दैट इज़ 22%। यूएसए के पास 21% क्रॉप लैंड है। और व्हाट आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। लैंड को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो या तो हमारे पास वर्ल्ड में प्राइवेट लैंड है या हमारे पास कम्युनिटी लैंड है। प्राइवेट लैंड जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा ओन किए जाते हैं, जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उसको हम प्राइवेट लैंड बोलते हैं। कम्युनिटी लैंड में या फिर किसी कम्युनिटी का जो है कंबाइन लैंड आ जाएगा, या फिर गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कम्युनिटी लैंड बोला जाता है। व्हाट इज सॉयल? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर का जो ग्रेनी सब्सटेंस होता है उसको हम सॉयल बोलते हैं। व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ सॉयल फॉर्मेशन? सॉयल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सबसे पहले पेरेंट रॉक, मतलब आपको पता होना चाहिए जितना भी सॉयल फॉर्म होता है वो सारा किसी न किसी पत्थर से ही फॉर्म होता है। पत्थरों को बहुत सालों तक जो है हवा, पानी और हीट के कारण वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेज में, और वो छोटे पीसेज और ज़्यादा ब्रेक हो के सॉयल बन जाते हैं। इसीलिए जब कभी आप सॉयल आपके मुंह में चले जाते हैं तो आपको जो है हल्का सा किरकिरी फील होती है, इसका मतलब आप कंकड़पना जो है फील होता है। तो सबसे पहले जो सॉयल फॉर्मेशन का फैक्टर वो इफेक्ट करता है वो पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक से ही सॉयल को कलर मिलता है। अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की तो हमारे पास यहाँ पे क्लेई सॉयल है, ब्लैक सॉयल है, तो इसका मतलब यहाँ के स्टोन जो हैं, इसके रॉक्स जो है हमारी कंट्री इस साइड नॉर्थ इंडिया के, वो ब्लैक कलर के रहे होंगे। अगर हम महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ पर आपको रेड सॉयल मिलता है, तो इट मीन्स वहाँ के जो स्टोन्स रहे होंगे या रॉक्स रहे होंगे वो रेड कलर के रहे होंगे, इसीलिए वहाँ का सॉयल भी रेड कलर का है। नेक्स्ट जो सॉयल फॉर्मेशन डिपेंड करता है वो रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है एल्टीट्यूड। अगर आप हाइट पे जाते हैं तो आपको सॉयल कुछ और प्रकार का मिलता है, अगर आप जो है कम हाइट पे जाते हैं तो वहाँ के सॉयल में कुछ और डिफरेंस मिलता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। जितना अधिक टेम्परेचर होगा तो उस एरिया का जो सॉयल होता है वो किसी और प्रकार का होता है, वहाँ पर मॉइस्चराइजर कम होता है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो उस सॉयल में मॉइस्चर ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से रेनफॉल से भी सॉयल के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है टाइम। अगर सॉयल नया नया बनाया है तो उसकी थिकनेस कम होगी, और अगर सॉयल बहुत पुराना बनाया है तो उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल? सॉयल के ख़राब होने के, है ना, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं? सबसे पहले है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, जब जंगलों को काट देते हैं तो उससे हमारी जो सॉयल है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग, जब हम जानवरों को बहुत ज़्यादा समय के लिए, और जो पेस्चर लैंड है, जो सॉयल है, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जानवरों को इसके ऊपर चरा देते हैं तो उससे भी सॉयल डिग्रेड हो जाता है। उसके अलावा ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। हम अपने क्रॉप्स में बहुत हार्मफुल प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जिसके कारण वो सारा का सारा धुल के मिट्टी के अंदर मिल जाता है, और मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। और नेक्स्ट है रेन वॉश। बहुत बार बारिश आती है, बारिश के कारण मिट्टी के जो ऊपर की लेयर होती है वो हमेशा बह के चली जाती है। लैंडस्लाइड, फ्लड्स, सो दीज आर द वेरियस रीजन विच अफेक्ट द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉयल। व्हाट आर वेरियस मेथड ऑफ सॉयल कंजर्वेशन? सॉयल कंजर्वेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे मल्चिंग, कंटूर बैरियर्स, रॉक डैम्स, terrace farming, intercropping, contour plowing, shelter belt. So these are the various methods by which we can save and preserve and conserve the precious soil of our earth. What is contour barriers? Contour barriers, देखो, stone, grass, soils are used to build बैरियर्स अलॉन्ग द कंटूर्स। ये यहाँ पर है इसका पिक्चर, ये देखिए। जब हम जो है ये या तो स्टोन यूज़ कर रहे हैं या ग्रास या सॉयल यूज़ करके मिट्टी को बहने से रोकने के लिए या मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए, बैरियर का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना। तो ऐसे जब बैरियर्स बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कंटूर बैरियर्स, जिससे भी सॉयल का उड़ना या फिर सॉयल का डिग्रेडेशन होना कम हो जाता है।
नेक्स्ट है व्हाट इज मल्चिंग। मल्चिंग क्या है? बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ स्ट्रॉ टू रिटेन मॉइस्चर। ये देखिए दो क्यारियां दिख रही हैं आपको ना, ये प्लांट की क्यारियां। इन प्लांट की क्यारियों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना पड़ता है, तो इस डिस्टेंस में मिट्टी होती है। ये मिट्टी हवा, आंधी, तूफान, पानी से बह के ना चली जाए, इसके लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर सूखे स्ट्रॉ यानी घास के सूखे हुए पत्ते डाल देते हैं, सो दैट जो है मिट्टी उड़ के जाने भी ना पाए और मिट्टी के अंदर का जो मॉइस्चर है वो भी उसी में रिटेन रहे, मिट्टी हल्की सी गीली बनी रहे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मल्चिंग। What is rock dam? Next question. Rocks are piled up to slow down the flow of water. जमीन से जो है पानी फ्लो करके नीचे बहता जाता है, तो उस पानी के फ्लो को रोकने के लिए, सो दैट पानी अपने साथ मिट्टी को बहा के न ले जा ले, रॉक डैम्स बनाए जाते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक डैम्स। वट इज़ टेरेस फार्मिंग? पहाड़ों में देखा होगा आपने, इस प्रकार की खेती होती है। अगर हम ऐसी खेती ना करें तो पूरे के पूरे पहाड़ों की जो मिट्टी है वो बारिश के पानी से बह के नीचे चली जाएगी, तो इसलिए इन पे टेरेस, सीढ़ीदार फार्मिंग भी बोल सकते हैं इसको, सीढ़ीदार खेती भी। तो ये टेरेसेस में जब फार्मिंग की जाती है तो सच टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज टेरेस फार्मिंग। What is intercropping? Different crops are grown in alternate rows to protect the soil. मैंने आपको बताया था हमको जो है जब भी कुछ प्लांट या कुछ क्रॉप उगाना पड़ता है तो उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना पड़ता है, यानी क्यारियां बना के उनको उगाना पड़ता है। अभी देख रहे हैं आप, इसमें एक अलग प्रकार का प्लांट है और उनके बीच में जो है वो अलग प्रकार के प्लांट है। अगर दोनों के दोनों बड़े हो जाएंगे तो दे विल नॉट अलाउ ईच अदर टू ग्रो। तो इसीलिए क्या होता है, एक क्यारी में आप थोड़े से बड़े होने वाले प्लांट्स को लगाओ, दूसरी क्यारी में आप थोड़े छोटे प्लांट्स को रखो। तो अगर हम ऐसे एक कुछ और प्रकार का प्लांट लगा रहे हैं, एक कुछ और प्रकार का प्लांट लगा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को वी कॉल इट इंटरक्रॉपिंग। व्हाट इज कंटूर प्लोइंग? कंटूर प्लोइंग और टेरेस फार्मिंग ऑलमोस्ट सेम जैसी हैं। पहाड़ों के ऊपर जो कंटूर्स बने रहते हैं तो उनके ऊपर भी अगर आप फार्मिंग करते हो, उसको घास या फिर अनाज से जो है हार्वेस्ट करते रहते हो, तो सच फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज कंटूर फार्मिंग। व्हाट आर शेल्टर बेल्ट्स? इन द कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन का मतलब होता है समुद्र के किनारे के जो एरियाज रहते हैं वहाँ पर रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल। समुद्र के किनारे बहुत हवा चलती रहती है, तो उस हवा को रोकने के लिए खेतों के किनारे किनारे पेड़ लगा दिए जाते हैं, सो दैट जो हवा चले तो पेड़ के जो दूसरी साइड के जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर की जो सॉइल है वो उड़ के ना चली जाए, वो बची रहे। तो इसको हम शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। विच सिटी इन इंडिया इज कम्प्लीटली डिपेंडेड ऑन वाटर परचेजिंग? कौन सा शहर है इंडिया के अंदर जो पूरा पानी खरीद के पीता है? तो वह है सौराष्ट्र रीजन। सौराष्ट्र आपको पता होना चाहिए गुजरात का एक हिस्सा है। तो वहाँ पर अमरेली सिटी है जहाँ पर 1.25 लाख लोग रहते हैं और वो सब के सब 3 टाइम का पानी खरीद के ही पीते हैं या यूज़ करते हैं। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ फेसिंग वाटर स्केर्सिटी? वर्ल्ड में बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पर वाटर स्केर्सिटी है। अफ्रीका का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वहाँ पे वाटर नहीं है। वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, वेस्टर्न यूएसए भी है, मेक्सिको है, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका भी है, और इसके अलावा एंटायर ऑस्ट्रेलिया में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। वल्चर्स आर हैविंग किडनी फेलियर बिकॉज ऑफ? वल्चर आपको पता होगा गिद्ध होते हैं जो ऑलरेडी मरे हुए जानवरों को डिकम्पोज करते हैं, उनकी डेड बॉडीज को खाते हैं। बट अभी धीरे धीरे उन वल्चर्स में किडनी फेलियर की समस्या देखने को मिल रही है, जिसके कारण बहुत तेज़ी से वल्चर्स ख़त्म हो रहे हैं ड्यू टू ईटिंग लाइव स्टॉक्स ट्रीटेड विद डाइक्लोफेनेक पेन किलर। जब भी हम कोई जानवर मर जाता है उसको अगर ओपन में छोड़ देते हैं, उसको फेंक देते हैं, तो उसका जो डेड बॉडी है उसको जो है वल्चर्स लोग खा लेते हैं। बट जो लाइव स्टॉक होते हैं आजकल के जानवरों में, उनको दूध वगैरह ज़्यादा उनके अंदर हो, उसके लिए आजकल जो इतने भी जो ये मिल्क वो होते हैं, मिल्क मैन होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको एक पेन किलर होता है या फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शन उनके बॉडी में लगाते हैं। तो उसी इंजेक्शन के कारण उन जानवरों की बॉडी बड़ी हार्मफुल बन जाती है, डेंजरस बन जाती है, और उन डेड बॉडीज़ को खा के वल्चर्स में भी किडनी फेलियर के बहुत सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं। व्हाट इज नेशनल पार्क? अ नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजी इंटीग्रिटी। अब देखिए अगर नेशनल पार्क ना बनाए तो लोग तो हर जगह पे जो है प्लॉट्स को कब्जा करने में, हर जगह पे अप्रोच करने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ चीज़ों को रिजर्व कर देती है सो दैट कोई भी उसके अंदर आ जा ना सके। जिस प्रकार से ह्यूमन बींग को अपनी प्राइवेसी चाहिए, तो सिमिलरली एनिमल्स को और हमारे बायो डाइवर्सिटी को भी तो थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए। तो उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लाइफ को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ नेशनल पार्क्स बनाती है।
व्हाट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व? तो बायोस्फीयर रिजर्व भी सेम नेशनल पार्क के जैसा ही है, बट नेशनल पार्क में हमारा जो जो ज़्यादा फोकस रहता है दैट इज़ ऑन द वाइल्ड लाइफ के लाइफ पर जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। बट बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट्स यानी और एनिमल, फ्लोरा और फोना दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्व किया जाता है इस एरिया को। व्हाट इज साइट्स? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ऐसा नहीं कि हर कोई कंट्री अपनी अपनी कंट्री में जो है फ्लोरा और फोना को बचाने के लिए प्रयासरत हो। इनफैक्ट जब पूरी दुनिया मिलके इसकी तरफ काम करेगी तभी हम दुनिया से फ्लोरा और फोना दोनों को ही बचा सकेंगे। तो वो ही ऑर्गेनाइजेशन जो है ये साइट्स है और ये यही काम करती है। Next is lesson 3, minerals and power resources. What is mineral? A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is called mineral. For example, iron ore, coal, silver, etc. तो ऐसे नेचुरल सब्सटेंस है जिनका कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन होता है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपने देखा होगा हर केमिकल का, हर मिनरल का कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ऐसे ही सब्सटेंसेस को वी कॉल देम मिनरल। इसके एग्जांपल आयरन और कोल, सिल्वर एट्सेट्रा। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल? कौन कौन से मिनरल होते हैं हमारे पास? एक होते हैं मेटलिक, जिसमें मेटल होता है हल्का सा और जिनमें शाइन भी होती है। इसके एग्जाम्पल हैं आयरन और बॉक्साइट। दूसरे हैं नॉन मेटेलिक, जिनमें कोई शाइन नहीं होती है, ना ही इनमें कोई मेटल होता है। इसके एग्जाम्पल हैं माइका, जिप्सम, लाइमस्टोन और कोल। कोल में देखा होगा आपने कोई शाइन नहीं होती है और इसका सरफेस भी लस्ट्री नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर कोई मेटल नहीं होता। आप इसको ब्रेक करते हैं तो ईजिली ब्रेक हो जाता है। वेयर जब आप आयरन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो इट डजंट गेट ब्रेक सो ईजीली। व्हाट आर फेरस मिनरल्स? फेरस का मतलब आयरन होता है, तो जिनके अंदर आयरन मौजूद रहता है उनको हम फेरस मिनरल्स बोलते हैं। जैसे आयरन ओर है और मैंगनीज है। व्हाट आर नॉन फेरस मिनरल्स? जिनके अंदर आयरन और प्रेजेंट नहीं होगा तो दे विल बी नोन एज नॉन फेरस एनिमल। जैसे गोल्ड है, अगर आप फेरस जो मिनरल्स होते हैं उनका एक पहचान ये भी होता है कि जब आप उनके ऊपर मैग्नेट लगाते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड जो हैं ये नॉन फेरस मिनरल्स हैं। वट आर द वेरियस वेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स? हमारे अर्थ में हर जगह मिनरल्स जो हैं छुपे हुए हैं या फिर दबे हुए हैं अर्थ के अंदर। तो लोगों ने अपने यूज़ के लिए मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है ज़मीन से उसको निकालना शुरू कर दिया। तो कौन कौन से तरीक़ों से जो है ह्यूमन बीइंग एक्सट्रैक्शन करता है वो है, एक तो माइनिंग करते हैं, उसके अलावा ड्रिलिंग किया जाता है, उसके अलावा क्वेरिंग किया जाता है। What is mining? The process of taking out minerals from rocks buried under the earth surface, उसको हम माइनिंग बोलते हैं। अर्थ के अंदर खुदाई करेंगे, फिर स्टोन्स निकलेंगे और स्टोन्स के अंदर दबे हुए मिनरल्स को जब हम निकालते हैं तो उसको हम माइनिंग बोलते हैं। What is open cast mining? When minerals are taken out from shallow depth, जब गहराई कम होती है और कम गहराई पर ही हमको मिनरल्स मिल जाते हैं तो we call it open cast mining. And what is shaft mining? When minerals are taken out from deep bores, जब बहुत ज़्यादा खुदाई करके गहरे गहरे गड्ढों से माइन करके मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है तो उसको हम शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। वट इज़ ड्रिलिंग? ड्रिलिंग आप लोगों ने अपने घरों की दीवारों में देखा होगा, जब कभी आपको पोस्टर्स वगैरह लगाने होते हैं ना और कील वगैरह खोदना होता है तो उसके लिए आप ड्रिलिंग करते हो। तो सिमिलरली ऐसी ही ड्रिलिंग ज़मीन के अंदर भी की जाती है। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक मिनरल्स आउट इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग। वट इज़ क्वेरिंग? मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय क्वेरिंग। मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन विच रॉक्स? जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर मेटल पाया जाता है और जो थोड़े से शाइनी होते हैं वो कौन से रॉक्स के अंदर आपको मिलते हैं? वो मिलते हैं आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं और ये इनके बने हुए जो प्लेटियोज होते हैं वहाँ पर आपको ये रॉक्स मिलते हैं। हु आर लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स इन वर्ल्ड? वर्ल्ड के अंदर चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स हैं। चाइना लीड्स इन विच अदर मिनरल्स? चाइना के अंदर लेड, एंटीमोनी और टंगस्टन, ये जो 3 मिनरल्स हैं ये भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। विच कंटिनेंट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा जो है आयरन ओर वो यूरोप में होता है। यूरोप के कौन कौन से पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं? वो हैं रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। विच कंट्री डजेंट हैव मिनरल डिपॉजिट? कौन सी ऐसी बेचारी गरीब सी कंट्री है? वो है स्विट्ज़रलैंड। बट स्विट्ज़रलैंड इसके बावजूद भी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। विच कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 मिनरल जोन्स? नॉर्थ अमेरिका,
को जो है 3 मिनरल जोन में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका इज़ नॉट अ कंट्री, इट्स कॉन्टिनेंट है। एक कनेडियन रीजन है, दूसरा एपालिचियन रीजन है एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। तो यहाँ पर 3 रेंजेस में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर हमको मिनरल्स मिलते हैं। वेयर कैन यू फाइंड द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड के सबसे पुराने रॉक्स आपको कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, जहाँ पर करीबन 4300 मिलियंस ओल्ड रॉक्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। विच डायमंड इज कंसिडर्ड एज द रेयरेस्ट? वो है ग्रीन डायमंड, जो बहुत कम पाया जाता है, और जो चीज़ बहुत कम पाई जाती है तो ऑब्वियसली उसका रेट भी ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये बहुत कॉस्टली डायमंड होगा। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर? ब्राज़ील में बहुत हाई ग्रेड का जो बढ़िया क्वालिटी का जो आयरन ओर होता है वो पाया जाता है। विच कंट्रीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? कॉपर किस किस कंट्री में मिलता है सबसे ज़्यादा? वो है चिली एंड पेरू। विच कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम? ऑब्वियसली अफ्रीका है। अफ्रीका के बारे में आपने सुना ही होगा, बेचारा जितना डार्क कॉन्टिनेंट है उतना ही ब्राइट और एक्सपेंसिव चीज़ें अफ्रीका के अंदर मिलती हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे में गोल्ड मिलता है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? बॉक्साइट सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। आप इसको रिलेट करेंगे ए बी से, ए में बी मिलता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट मिलता है। वेयर इज़ आयरन और डिपॉजिट्स आर फाउंड इन इंडिया? अब इंडिया की हम बात करेंगे तो इंडिया के अंदर आयरन और कौन कौन से स्टेट्स में मिलता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में हमको आयरन और मिलते हैं। वेयर इज़ बॉक्साइट फाउंड इन इंडिया? इंडिया के अंदर एमपी, गुजरात में बहुत कम मिलते हैं, बट यहाँ पे बॉक्साइट मिल रहा है इस बार महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। वेयर इज़ माइका फाउंड इन इंडिया? इंडिया के अंदर माइका झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। इसके अलावा सबसे ज़्यादा और सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। एक्सपोर्टर का मतलब आपको पता होना चाहिए, जब हम अपनी कंट्री से कोई भी गुड्स यानी सामान को बाहर भेजते हैं तो दैट इज़ नोन एज एक्सपोर्टिंग। वेयर इज़ कॉपर फाउंड इन इंडिया? के अंदर सबसे ज़्यादा कॉपर राजस्थान में मिलता है। अगर आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा है तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग भी उस समय भी जो है कॉपर लेने के लिए राजस्थान जाया करते थे, और मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड एमपी में। वेयर इज़ मैग्नीज फाउंड इन इंडिया? इंडिया के अंदर मैग्नीज, एम फॉर मैग्नीज, एम फॉर महाराष्ट्र और एम फॉर मध्य प्रदेश ऑल्सो, तो महाराष्ट्र और एमपी में सबसे ज़्यादा मिलता है, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। वेयर इज़ लाइमस्टोन फाउंड इन इंडिया? लाइमस्टोन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु में पाया जाता है। वेयर इज़ गोल्ड फाउंड इन इंडिया? कोलार इन कर्नाटका में सबसे ज़्यादा गोल्ड मिलता है, इसीलिए साउथ इंडिया के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गोल्ड पहनते भी हैं, देते भी हैं। हमारे यहाँ बेटा बेटियों की शादी में 5-10 तोले गोल्ड बनाते हैं, तो वहाँ के लोग ऑलमोस्ट किलो के बराबर गोल्ड बनाते हैं, बाप रे। वट आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? एक तो है फायरवुड, दूसरा है फॉसिल फ्यूल। फायरवुड आज से नहीं है, जब से आदि मानव बना है, जब से लोग धरती बनी है उस समय से लोग जो है फायरवुड को चला रहे हैं, तो इसीलिए इसको कन्वेंशनल यानी जो है पुराने तरीके बोला जाता है। फॉसिल फ्यूल क्या होगा वो आगे मैं बताऊंगी आपको। व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। हम सोचते हैं ना कि ये नेचुरल गैस, पेट्रोल और कोल आता कहाँ है? एक्चुअली से तो आज से हजारों और करोड़ों साल पहले जो डेड बॉडीज़ हैं, एनिमल्स के भी होंगे, ह्यूमन बींग्स के भी होंगे, प्लांट्स के भी होंगे, तो पत्थरों के अंदर बीच में दबे रह गए, ट्रैप हो गए, और वो इतने दब गए कि आज मिलियन साल बाद क्या है, वो जो दबी हुई बॉडीज़ हैं वो काले काले हिस्सों में बढ़ गई, यानी वो कोल बन गई, और कुछ कुछ जो है पेट्रोल, और जो समुद्र के अंदर दबी हुई चीज़ें हैं उनसे पेट्रोल बन गई। तो देखो इन बेचारों के मरने के कारण हम लोगों का आज के टाइम पे भला हो गया, और ह्यूमन बीइंग ने इन्वेंशन करके फॉसिल फ्यूल से पेट्रोल और नेचुरल गैस बनवा लिया। What is known as buried sunshine? Coal, because it is formed millions years ago when giant ferns and swamps got buried. आज से मिलियन सालों पहले जो है बहुत बड़े बड़े सो फर्न्स हैं। फर्न्स एक प्लांट होता है, हम लोग कभी कभी उसको प्लांट गमलों में भी लगाते हैं, घर के अंदर भी रखते हैं। तो वो प्लांट जब डेड हुए थे, मतलब वो प्लांट जब सड़ गए थे, तो वो अब जो है मिलियन साल के बाद कोल बन गए, और इसीलिए उनको हम बरीड सनशाइन बोलते हैं।
विच रीजन्स ऑफ इंडिया आर लीडिंग कोल प्रोड्यूसर? कोल सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। ये सब के सब झारखंड में ही है। पहले ये बिहार का हिस्सा थे, झारखंड उसके बाद अलग हो गया। तो रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, 4 जो प्लेसेस हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल होता है। व्हाट इज़ रेफर्ड एज ब्लैक गोल्ड? ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है? पेट्रोल को। पेट्रोल हमको देखो बिल्कुल कलरलेस दिखता है जब हम उसको अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं, बट एक्चुअली जब पेट्रोल निकलता है समुद्र के अंदर से तो उसमें बहुत काला रंग का होता है। बिल्कुल समझ लो आप, जब कभी आपने मैकेनिक को गाड़ी बनाते हुए देखा होगा तो कभी कभी वो ब्लैक कलर का एक ग्रीस डालता है हम लोगों के जो गाड़ियों के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कल पुर्जे होते हैं ना, उनके बीच में, तो वैसा ही काला रंग का पेट्रोल निकलता है। दैट्स वाई पेट्रोल इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। Which are leading petroleum producing countries? Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. These are the countries which are leading petroleum producing in the world. विच प्लेसेज आर पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स इन इंडिया? इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर हमको पेट्रोल मिलता है? असम के अंदर डिगबोई है, इसके अलावा बॉम्बे हाई है, डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। व्हाट डू यू मीन बाय सीएनजी? सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ इको फ्रेंडली फ्यूल, कॉजेस लेस पोल्यूशन। पेट्रोल से कंपेयर करेंगे तो इसका जो है गाड़ी में यूज़ करने से बहुत कम धुआं होता है इसका। विच कंट्रीज आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस? हमको मिलता है रशिया, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम एंड नीदरलैंड। Which regions in India are natural gas producers? They are Jaisalmer, Krishna Godavari Delta, Tripura and offshore of Mumbai. Which country was first to develop hydroelectricity? जिनके पास सबसे ज़्यादा पानी होगा तो obviously they will develop it the first। ऐसे जो है नॉर्वे में बहुत सारे जो हैं वाटर बॉडीज़ हैं, तो नॉर्वे was the first country to develop the hydroelectricity. How much energy is produced by hydel power? 1/4 of the world's electricity. हाइडल पावर का मतलब जब हम रिवर्स के ऊपर डैम बनाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो दैट इज नोन एज हाइडल पावर। विच कंट्रीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। इनके पास बहुत सारे डैम्स हैं और बहुत सारी जो है इलेक्ट्रिसिटी ये लोग जनरेट करते हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? इससे पहले हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा जिसमें हमने फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा। फायरवुड लकड़ी और फॉसिल फ्यूल जिसमें कोयला भी आता है। अब जो है नॉन कन्वेंशनल मतलब जो अभी हाल फिलहाल में ही जिनको हमने इन्वेंट किया है, तो ऐसे हैं सोलर एनर्जी। पुराने टाइम पे लोग सोलर एनर्जी के बारे में नहीं जानते थे, बट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग वेरियस थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ सोलर एनर्जी। से हीटर बन रहे हैं, सोलर एनर्जी से हम बल्ब बना रहे हैं, सोलर एनर्जी से और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। टाइडल एनर्जी, जो समुद्र की जो टाइड्स होती हैं उससे भी एनर्जी जनरेट हो रही है। जब विंड चलता है तो विंड से भी जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। सो दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। विच कंट्री लीड्स इन विंड एनर्जी? विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा हमको मिलता है नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन में। विच कंट्रीज लीड इन न्यूक्लियर पावर? यूएसए एंड यूरोप दो कंट्रीज हैं। यूएसए इज़ अ कंट्री एंड यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट। तो ये जो एडवांस कंट्रीज का जो ग्रुप है इनके पास न्यूक्लियर पावर भी सबसे ज़्यादा है। वेयर कैन वी फाइंड द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम इन इंडिया? इंडिया में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के बहुत बड़े डिपॉजिट्स हैं। वेयर आर द रिसोर्सेज ऑफ थोरियम आर फाउंड इन इंडिया? थोरियम इंडिया के अंदर मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला में पाया जाता है। वेयर आर द न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर फाउंड इन इंडिया? इंडिया के जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो ये फॉलोइंग प्लेसेस पे यू कैन फाइंड देम। कलपक्कम है तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में, नरोरा यूपी में है और कैगा कर्नाटका में। दीज आर द प्लेसेस वेयर वी हैव सेट अप न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। विच कंट्री लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी? तो जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन में यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका लीड करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी भी एक प्रकार की एनर्जी होती है जो अर्थ के अंदर के जो रेडिएशंस होते हैं, कंपन होते हैं, उनसे जनरेट की जाती है। वेयर इन इंडिया यू कैन लोकेट जियोथर्मल एनर्जी स्टेशन? मणिकारण हिमाचल प्रदेश में और पुगा वैली लद्दाख में। Where was first tidal energy station was set up? Tidal energy station, it was set up in France. Which country has tidal energy resources? Russia, France और Gulf of Kutch in India में इन countries के पास tidal energy resources हैं। Lesson number 4, agriculture. What is the origin of agriculture word? Agriculture word हमने कहाँ से लिया है? Obviously ये Latin से लिया गया word है। इसको
एगर बोलते हैं लैटिन में, जिसका मतलब सॉयल होता है और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन होता है। जब हम सॉयल को कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेट का मतलब खुदाई करना, तो दैट विल बी नोन एज एग्रीकल्चर। व्हाट आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, पहले प्राइमरी है, सेकंड है सेकेंडरी, थर्ड है टर्शरी। सो दीज आर थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। व्हाट इज एग्रीकल्चर? प्राइमरी और अ सेकेंडरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर ऑब्वियसली प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि बाकी जो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं वो एग्रीकल्चर और या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे ही डिपेंड करती हैं। वट इज़ एन एरेबल लैंड? एरेबल लैंड का मतलब ऐसा लैंड जिसके ऊपर क्रॉप ग्रो किया जाता है, फसल लगाई जाती है, उसको हम एरेबल लैंड बोलते हैं। वट आर वेरियस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़? एग्रीकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। इसमें केवल ये नहीं है कि आप क्रॉप ही लगाएंगे, जब आप एनिमल्स को पालते हैं, कैटल्स को पालते हैं जो यूज़फुल होती हैं, तो उसको भी एग्रीकल्चर माना जाएगा। नेक्स्ट एक और होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मीन्स जब आप सिल्क वॉर्म को रेयर करते हो और सिल्क बनाने का प्रोसेस करते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो एग्रीकल्चर, बट उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। उसके अलावा जब हम फिश पालते हैं तो उसको हम पिसीकल्चर बोलते हैं। जब हम ग्रेप्स लगाते हैं, अंगूर लगाते हैं, तो उससे हम विटीकल्चर बोलते हैं। जब हम वेजिटेबल, फ्लावर्स और फ्रूट्स लगाते हैं तो उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो एज यू कैन सी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर्स और द एग्रीकल्चर। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ये ट्रेंड में बहुत है आजकल, लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट दिस टर्म। तो जब फार्मिंग की जाती है बट उसमें बिल्कुल जो है ऑर्गेनिक मैन्योर और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, तो उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। जैसे कि जो बाकी जगह पे फार्मिंग की जाती है उसमें बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। ऐसे अनाज को, ऐसे सब्जियों को जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डिजीजेस होने का और कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिल्कुल जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे खेती की जाती है और उनसे ही फसल या फूल या फिर फ्लावर्स या फ्रूट उगाए जाते हैं। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग? एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक है कमर्शियल फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? व्हेन फार्मिंग इज डन टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली ओनली। जब फार्मर केवल अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फार्मिंग करता है, इतना अनाज उगाता है कि साल भर में उसका परिवार खा सके, तो उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी दो नेक्स्ट फिर से क्लासिफिकेशन है। एक है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। व्हेन फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। जब जो है सिंपल टूल्स के जरिए फार्मर खेती करता है और ज़्यादा से मेहनत ज़्यादा लगाता है और उसका जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, तो उसको हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इसमें राइस लगाया जाता है, वीट लगाया जाता है, मेज, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स। व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर? प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, पी फॉर प्रिमिटिव, पी फॉर पुराना। जब हम पुराने तरीकों से खेती करते हैं तो सच फार्मिंग इज नोन एज। इट इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। आप लोगों ने शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में सुना होगा। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन और नोमैडिक हर्डिंग दोनों के दोनों प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल माने जाते हैं। वट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन? क्या होता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन? अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। एग्जाम्पल है अमेजोन बेसिन में इस प्रकार की फार्मिंग की जाती है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में भी इस प्रकार की फार्मिंग की जाती है, और इंडिया के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है देयर ऑल्सो पीपल प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ फार्मिंग। इसमें क्या होता है, एक जगह पे लोग जाते हैं और वहाँ के पूरे पेड़ों को गिरा देते हैं काट के, फिर उस एरिया को वो बिल्कुल जला के राख कर देते हैं, और उस राख से क्या होता है ज़मीन के अंदर थोड़ा सा उनको फर्टिलाइजर मिल जाता है, ज़मीन थोड़ी सी उपजाऊ हो जाती है। वहाँ पर वो लोग खेती करते हैं और उस साल खेती करने के बाद 1-2 साल और करते हैं, उसके बाद फिर दे मूव ऑन टू सम नेक्स्ट प्लेस। तो इस प्रकार से वो जो है हर जगह जा जा के जंगलों को ख़राब करते रहते हैं, ख़त्म करते रहते हैं। तो ये आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से चली आ रही एक वो है, प्रैक्टिस है, इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। वट आर द वेरियस नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन? इंडिया के अंदर इसको झूम बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में झूम खेती बोलते हैं, मैक्सिको में इसको मिल्पा बोलते हैं, ब्राज़ील में इट इज़ नोन एज रोका एंड मलेशिया में इट इज़ नोन एज लदांग।
व्हाट इज़ नोमैडिक हर्डिंग? नोमैडिक का मतलब जब हम एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, दैट इज़ नोन एज नोमैडिक। और हर्डिंग का मतलब होता है चराना। अब हम इंसानों को तो चराएंगे नहीं ऑब्वियसली, जब जानवरों को, कैटल्स को चराते हैं तो दैट इज़ नोन एज नोमैडिक हर्डिंग। और ये कौन से रीजन में होती है? सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा। सहारा एरिड रीजन है, एरिड का मतलब होता है ड्राई। इसके अलावा सेंट्रल एशिया में एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर में भी नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर और राजस्थान के लोग अपने भेड़, बकरियां, ऊंट को लेके हमेशा मूवमेंट ही करते रहते हैं। जब एक जगह पे पूरी घास खत्म हो जाती है तो दे मूव ऑन टू सम अदर प्लेसेस। तो दिस इज नोन एज नोमैडिक हर्डिंग। What is commercial farming? In it the crops are grown and animals are reared for sale in the market. जैसे कमर्शियल से आपको नाम से पता चलता है, कमर्शियल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब हम बेचने के उद्देश्य से और मार्केट में सेल करने के उद्देश्य से करते हैं तो दैट इज़ नोन एज कमर्शलाइजेशन। तो ऐसे ही अब खेती भी जो है कमर्शलाइज हो गई है। पहले के लोग खेती केवल अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए करते थे, बट नाउ अडेज लोगों ने खेती बेचने के लिए, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें एनिमल्स भी आते हैं। वट इज मिक्स फार्मिंग? व्हेन लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉर्डर, क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। जब हम जो है लैंड का यूज़ करते हैं उसमें क्रॉप लगाने के लिए भी, उसके अलावा उसमें जानवरों का चारा भी लगाते हैं, और उसके अलावा जब खेत खाली हो जाते हैं तो उसके ऊपर हम अपने जानवरों को चराने का भी काम करते हैं। तो दैट इज़ नोन एज मिक्स फार्मिंग। आप जानवर भी पाल रहे हो और खेती भी कर रहे हो। लाइफ स्टॉक का मतलब होता है जानवर यानी कैटल्स। What is plantation type of farming? Where single crop of tree, tea, coffee, etc. are grown, a large amount of labor and capital are required. अंग्रेज जब आए थे तब उन्होंने इंडिया के अंदर प्लांटेशन फार्मिंग स्टार्ट की थी। उन्होंने टी और कॉफ़ी के प्लांटेशन करना स्टार्ट किया था। तो टी आपको पता है असम में, दार्जिलिंग में जो स्लोपी एरिया होता है, बहुत हाई उनके लिए पीक नहीं चाहिए होते हैं, हल्के से जो स्लोपी माउंटेन होते हैं, सो दैट जब बारिश गिरे तो पत्तों के ऊपर ना टिके और ज़मीन के नीचे से बहती हुई नीचे चली जाए। तो ऐसे एरिया में, बहुत बड़े एरिया में जब हम टी लगाते हैं तो उसको प्लांटेशन बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम कॉफ़ी लगाते हैं तो अभी आगे देखेंगे हम कौन कौन से जो क्रॉप्स होते हैं वो प्लांटेशन फार्मिंग से उगाए जाते हैं। वो है टी, कॉफ़ी, सुगरकेन, कैशू, रबड़। ये सब चीज़ें हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं लगाते हैं ना, तो इनको हम मार्केट में सेल करने के लिए लगाते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप एज वेल एज द कमर्शियल क्रॉप्स। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबड़? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रबड़ मलेशिया में होता है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? तो ऑब्वियसली इंडिया और श्रीलंका हैं। यहाँ के लोग चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। व्हाट आर फाइबर क्रॉप्स? जिसमें रेशे निकलते हैं तो इनको हम फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं। तो जूट और कॉटन, कभी आपने जूट के कच्चे प्लांट्स देखे होंगे या फिर जूट के बैग्स भी देखे होंगे, तो वो एक रस्सी के जैसे शेप के होते हैं, जो जिनमें से भी रस्सी निकलती है, रेशे निकलते हैं। तो सच क्रॉप्स आर नोन एज फाइबर क्रॉप्स एंड जूट एंड कॉटन आर द एग्जाम्पल्स। व्हाट आर बेवरेज क्रॉप्स? बेवरेज का मतलब पेय पदार्थ जो आप पी पाते हैं। तो कौन कौन से हैं? टी और कॉफ़ी है जिनको आप पीते हैं। व्हाट आर मेन फूड क्रॉप्स? इंडिया के अंदर बोलो चाहे वर्ल्ड के अंदर बोलो, वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स, ये इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप हैं। बाकी चीज़ मिले ना मिले इंसान को, वीट और राइस भी मिल जाए तो दैट विल बी इनफ। राइस इज़ ग्रोन इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? राइस ग्रो करने के लिए हमको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन चाहिए। ट्रॉपिकल का मतलब जो इक्वेटर का जो रीजन है उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। तो वहाँ के एरिया में सबसे ज़्यादा राइस ग्रो होता है। इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है और रेनफॉल भी हाई होती है, ह्यूमिडिटी भी हाई होती है। और जो सॉइल है बेस्ट लगाने के लिए वो एलुवियल क्लेई सॉइल है जिसके अंदर वाटर रिटेन हो सकता है। विच कंट्रीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड? चाइना में सबसे ज़्यादा राइस होता है, वहाँ के लोग बहुत राइस खाते हैं, रोटी नहीं बनाना जानते हैं वो। इसके बाद जो है इंडिया के लोग भी दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। तो दीज आर द कंट्रीज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। व्हाट आर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर वीट? अब देखिए वीट के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, ज़्यादा रेनफॉल होगी तो वीट खराब हो जाती है। और इसके अलावा लोमी सॉइल चाहिए। विच कंट्रीज आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट? सबसे ज़्यादा होता है यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में। यूएसए में आपने देखा होगा दे पीपल डोंट ईट राइस। राइस से बनी हुई चीज़ें भी जो हैं वो लोग ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। उनका हर चीज़ ब्रेड, बटर, ब्रेड या फिर
टोस्ट, यही सब चीज़ों से बना हुआ रहता है। तो जो ब्रेड बनने का सबसे बड़ा जो इंग्रेडिएंट होता है वो तो वीट ही होता है। व्हाट कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर मिलेट? मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज, जैसे कोर्स ग्रेन्स भी बोलते हैं इनको, थोड़े से कोर्स मतलब रफ ग्रेन माने जाते हैं ये। दे कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल, इसके लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी की ज़रूरत भी नहीं होती है, तो सैंडी सॉइल में भी ये कोर्स ग्रेन्स उग जाते हैं। कम रेनफॉल होगी तब भी चलेगा, बट हाई टेम्परेचर होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल हैं ज्वार, बाजरा एंड रागी, और इंडिया के अंदर ही होता है ये कोर्स ग्रेन सबसे ज़्यादा, और इनमें जो न्यूट्रिएंट भी बहुत हाई मात्रा में पाए जाते हैं, बट इनको जो है डाइजेस्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। पर्सन शुड बी वेरी हार्ड वर्किंग एंड ज़्यादा वर्कआउट करने वाले लोग ही इसको हजम कर पाते हैं। इसके अलावा नाइजीरिया, चाइना और नाइजर में कोर्स ग्रेन सबसे ज़्यादा मिलता है। व्हाट कंडीशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेज़? मेज़ लगाने के लिए हमको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, बहुत हीट भी नहीं चाहिए, बहुत कूल भी नहीं चाहिए। रेनफॉल भी मॉडरेट होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सनशाइन चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज। इसको हम कॉर्न भी बोलते हैं, मक्का बोलो या कॉर्न बोलो, भुट्टा बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। कॉटन रिक्वायर्स व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट? कॉटन को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए महाराष्ट्र में और राजस्थान, गुजरात में कॉटन सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। लाइट रेनफॉल है और ब्राइट सनशाइन है। इट ग्रोज ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल में अच्छा होता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इजिप्ट में सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो होता है। जूट रिक्वायर्स व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट? जूट के लिए हमको जो है एलुवियल सॉइल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, और इंडिया और बांग्लादेश में ये सबसे ज़्यादा जूट पाया जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है क्योंकि जूट का कलर येलो कलर का होता है। जूट क्या चीज़ होती है? आप लोगों ने कभी कभी अपने डोर पर देखे होंगे, डोर मैट बने रहते हैं जूट के बैग्स भी बने होते हैं, येलो कलर के होते हैं। अगर उनको डाई न किया गया, उनका ओरिजिनल कलर देखोगे तो बिल्कुल फर्नीचर के कलर का होता है, येलो कलर का होता है, इसीलिए दिस इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। कॉफ़ी रिक्वायर्स व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट? इसके लिए वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, सॉयल लोमी होना चाहिए। इसके लिए हिल के जो स्लोप्स हैं वो बिल्कुल सूटेबल हैं, प्लेन्स में ये नहीं हो सकता है, थोड़ा सा स्लोप चाहिए इन कॉफ़ी के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील, फिर उसके बाद कोलंबिया और इंडिया में होता है। टी रिक्वायर्स व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट? टी के लिए हमको कूल क्लाइमेट चाहिए, तभी असम और दार्जिलिंग में होता है, ये दोनों एरिया थोड़े से कूल हैं, और रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए, और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉयल एंड जेंटल स्लोप, ये भी स्लोप में होते हैं। प्लेन एरिया में यू कैन नॉट ग्रो टी, हल्का सा स्लोपी एरिया होना चाहिए। कीनिया, इंडिया एंड श्रीलंका आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। Lesson 5 Industries. Let us talk about industry, and the important question of this lesson are what are industries? क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रीज जो होती है सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हमने बात की थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी वी हैड रेड अबाउट। तो एग्रीकल्चर तो प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया। तो एग्रीकल्चर से बने हुए प्रोडक्ट, जैसे अगर हमने कॉर्न उगाया तो कॉर्न को जो है फैक्ट्री में ले गए, उसके बाद उनके कॉर्नफ्लेक्स बन गए। ऐसे ही हमने वीट उगाया, वीट को फिर से हम फैक्ट्री में ले गए, फैक्ट्री में हमने उसके ब्रेड बना दिए। और ऐसे ही हमने कॉटन ग्रो किया, कॉटन को फैक्ट्री में ले गए, कॉटन से हमने कपड़े बना लिए। तो जब हम इंडस्ट्री के अंदर ले जा रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर ले जा रहे हैं, तो हम प्राइमरी प्रोडक्ट को ले जा रहे हैं, बट कहाँ पे ले जा रहे हैं? हम सेकेंडरी जगह पे ले जा रहे हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज जो होती हैं, फैक्ट्रीज जो होती हैं, वो सेकेंडरी एक्टिविटी मानी जाती हैं। वट आर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रीज ओन बाय वन और मोर इंडिविजुअल, जब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का कोई अपना बिजनेस रहता है तो उसको हम प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर हम मुकेश अंबानी की बात करते हैं या फिर रतन टाटा की बात करते हैं तो उनके अपने अपने जो है इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इन इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये प्राइवेट इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। इसका कोई एक मालिक है या फिर 2-3 मालिक होंगे, या फिर कभी कभी ग्रुप ऑफ मेंबर्स भी होते हैं, ग्रुप ऑफ ओनर्स भी होते हैं। वट आर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज? ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको गवर्नमेंट रन करती है उनको हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। वट आर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज? जॉइंट सेक्टर में क्या होता है? जो थोड़ा सा उसमें शेयर पब्लिक का होता है, गवर्नमेंट का होता है, और थोड़ा शेयर उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है। जब दोनों मिलकर किसी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं या फिर इंडस्ट्री को रन करते हैं तो उसको हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं। इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम करो तो।
व्हाट आर कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में जो ओनर्स होते हैं वो डायरेक्ट उसके प्रोड्यूसर और सप्लायर्स होते हैं। हमने अमूल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो अमूल में जितने भी दूध प्रोड्यूसर्स हैं गुजरात के, उन्होंने अपने दूध किसी और ओनर को नहीं बेचे। इनफैक्ट जो है उन्होंने खुद की फैक्ट्री सेटअप कर ली, और जितना जो है उन लोग का दूध होता था, सब के सब दूध वाले जो है वहाँ पे उस फैक्ट्री में ओनर्स हैं। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री? इंडस्ट्री किस एरिया में होगी तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो सबसे पहले है रॉ मटेरियल। अब सपोज करो कॉटन जो है सबसे ज़्यादा हमको राजस्थान और गुजरात में मिलता है या महाराष्ट्र में मिलता है, तो हम अगर कॉटन की फैक्ट्री नॉर्थ ईस्ट में, असम में, दार्जिलिंग में लगाएंगे तो फैक्ट्री कोई बेनिफिशियल नहीं होगी, क्योंकि कॉटन को असम तक ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो रॉ मटेरियल होता है। जहाँ पर रॉ मटेरियल मिलता है, इंडस्ट्री भी वहीं पर ही सेटअप होती है। अब please subscribe our channel, that is Wow Education, so that we can bring more informative videos for your career and for your jobs. और अब इसके कंटिन्यूशन के लिए बाकी जो फर्दर वीडियोस हैं उनको देखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब वाव एजुकेशन।